हेलो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के एक नए सेशन में। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी सितंबर 2022 के डाटा को डिटेल्ड में एनालिसिस। हालांकि जो इंडियन इकोनॉमी है ना, पूरा डाटा का खेल है और डाटा के साथ साथ हमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट ये भी हैं कि कौन कौन से टॉपिक इंडियन इकोनॉमी में बेसिकली कवर होंगे। ठीक है, ये 10 टॉपिक आपके सामने लिखे हुए हैं, यही 10 टॉपिक आपके कवर होने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी में। हालांकि इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग थोड़ा चेंज देख रहे होंगे। अभी भी हम लोग क्या है, दशहरे है तो दशहरे के लिए घर पे आए हुए हैं, तो आपको प्रॉपर जो स्टूडियो वाला लुक है वो नहीं आ रहा होगा। लेकिन हाँ, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था जर्नी अपनी वही है। पीछे आपको बोर्ड दिख रहा होगा 2x3 का। सो वही अपना पुराना रूम, तो वहीं से हम लोग क्या है, अभी जो सेशन है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलिए, तो आज के सेशन में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी के इम्पोर्टेंट जो डाटा है उसको। हालांकि ये इंडियन इकोनॉमी जो है ना, हम 2 मंथ्स और 3 मंथ्स के बाद रिवाइज कर देते हैं, 2-3 महीने के बाद दूसरा डाटा को ले आते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, एग्जाम के लिए स्पेशली हम टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे यूजीसी नेट। ठीक है, 8 अक्टूबर को एग्जाम है और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, तो आज का सेशन जो हम लोग कोशिश करेंगे कि 30 से 35 मिनट तक ये भी सेशन पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इसमें हम लोग मान के ये चलो 2 से 3 क्वेश्चन तो श्योर आएंगे ही आएंगे, चाहे किसी भी वे में आए। तो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये इंपॉर्टेंट चीजें कंप्लीट हो जाएं। और अगर आपने ये बहुत सारी वीडियोस हमारी जो पहले की देखी हुई है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, वही आपका रिपीटेशन फॉर्म में आपकी रिवीजन फॉर्म में रिवीजन हो जाएगी। तो कुछ न्यू है और कुछ चीजें वो हैं जो इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने ऐड ऑन की हुई है। जैसे हम अगर माने फिजिकल डेफिसिट, तो फिजिकल डेफिसिट अभी जो वही पूछेगा, एक तो एस्टिमेटेड पूछेगा और एक रिवाइज्ड पूछेगा, तो वो तो डाटा वही रहेगा। ठीक है, और मान के चलो अगर जीडीपी फॉरकास्टिंग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो जो न्यू है उसको हमने कुछ ऐड किया है। चले, इन्फ्लेशन टारगेट है वो ऐड किए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो ये हम जो मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट है, ठीक है, हमने वहां से लिया हुआ है स्पेशली जून के बाद जुलाई की रिपोर्ट भी होगी। अभी आ गई है अगस्त की रिपोर्ट। ठीक है, तो जून दैट इज अगस्त 2022 की रिपोर्ट है, उसको हम लोग यहाँ पे स्पेशली डिस्कस करेंगे। चलिए, तो न्यू बैच जो है हमारा स्टार्ट होने वाला है, यूजीसी नेट 2022-23 मर्ज होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा स्टार्ट 15 अक्टूबर से। कोई भी क्वारी है आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हो डायरेक्टली। चलिए, सो अभी अभी अगर तैयारी अच्छी चल रही है, मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही है, मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, मॉक टेस्ट जो 5th to 6 था वो फिर दैट इज 6 to 10 वो भी अपलोड हो चुका है, और बाकी 1 to 5 आपको ऑलरेडी, ठीक है, अपलोड कर दिया था पहले ही। चलिए, तो स्पेशली हम लोग बात कर रहे हैं यूजीसी नेट की, क्योंकि ये डाटा जो है यूजीसी नेट में ही आता है। तो ये जो 10 टॉपिक्स हैं, ये क्या है, इकोनॉमिक सर्वे के 10 टॉपिक्स हैं। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे के ही 2022-23 ये 10 टॉपिक इंडियन इकोनॉमी के मेन पिलर्स हैं। चलिए, तो इनमें से कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली जो मंथली इकोनॉमी रिव्यू है, अब क्वेश्चन कई बार यहाँ से भी बन सकता है कि मंथली इकोनॉमी रिव्यू कौन पब्लिश करता है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, उसके अंदर भी मिनिस्ट्री है। कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है। ठीक है, वो मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट पब्लिश करता है। चलिए, आगे चलते हैं। तो फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये बेसिकली 4 और 5 डिपार्टमेंट आते हैं, इनको देख लीजिएगा। एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, और इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, तो ये वाला है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट। सो मंथली इकोनॉमिक रिव्यू या रिपोर्ट इज फ्लैगशिप डॉक्यूमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट डिवीजन। ठीक, इकोनॉमिक डिवीजन है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर की तरफ से। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ज्यादा इसमें से इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मंथली जो ये दैट इज अगस्त की रिपोर्ट है, वो क्या कह रही है? वो कह रही है जीडीपी पर कैपिटा जो अभी इंडिया का हो गया है, वो हो गया 1.7 लाख पर इंडिविजुअल। एक साल का एक जो औसतन आय है वो कितनी होगी है? 1,70,000। ठीक है, 75th ईयर में सबसे हाईएस्ट है। सो अभी ये बस ये डाटा इंपॉर्टेंट 2021-22 का ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितना कह रहा है? 1.7 लाख। ठीक है, 1,70,000 हो चुकी है हमारी पर कैपिटा इनकम। हालांकि पिछले साल तक 1,49,000 थी, 1,50,000 थी, थोड़ा बढ़ गई है। नेक्स्ट नेक्स्ट ये कह रहा है कि जो ट्रेडिशनल सेक्टर था हमारा, उसमें से थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद कह रहा है जो 16% है वो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर का। ठीक है, एग्रीकल्चर अलाइड सब्जेक्ट का, अलाइड सेक्टर। 31% है आपका मैन्युफैक्चरिंग मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर का। ठीक है, इंडस्ट्री का कितना हो गया? 31%। रिमेनिंग 53% है सर्विस। ठीक है, टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन
53। तो साथ के साथ आपकी रिवीजन हो जाएगी और साथ के साथ इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर लीजिएगा। डाउनलोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम लोग स्पेशली डिस्कस करेंगे किस वे में, कहां से किस वे में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, अब यहां से जैसे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये पूछ सकता है कि अभी जो हमारा ग्लोबली जो एक्सपोर्ट हो रहा है, हमारा एक्सपोर्ट इंडिया के जीडीपी का कितना परसेंट है। ठीक है, तो इंडिया के जीडीपी जो अभी है 21.5% एक्सपोर्ट से ही आता है 2021-22 में। हालांकि जो डाटा है यूजीसी ने डैम श्योर है, जो रिवाइज्ड है 2021-22 का वो पूछेगा, डैम श्योर 100% श्योर पूछेगा जो रिवाइज्ड है। ठीक है, 100% रिवाइज्ड मतलब ये रिवाइज्ड है। और जो एस्टिमेटेड है, जो एस्टिमेटेड डाटा है वो 2022-2023 का पूछेगा। पूरे पूरे चांसेस हैं, एक साल में कोई एग्जाम नहीं हुआ है तो वो पूछेगा ही पूछेगा 21-22 में रिवाइज्ड और 22-23 का एस्टिमेटेड। ठीक, बाकी 19-20 में क्या हुआ, 20 में बहुत रेयरेस्ट चांस है, अगर पेपर पहले का बना हुआ तो 2020-21 का पूछ सकता है। ठीक है, फिर भी हम लोग दोनों डाटा को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अभी देखिएगा 2021-22, ठीक है, कितना हो गया एक्सपोर्ट शेयर 21.5, और 1950-51 में ये थोड़ा कम था, 6.1 था। चलिए, उसके बाद एनएफएचएस की रिपोर्ट आपने अच्छे से की होगी, हमने बार बार इस पर फोकस किया है और चैनल पे आपको मिल भी जाएगा ये वीडियो डिटेल में। अभी जो IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो हो गया 35.2। ठीक है, आप लोगों को पता भी है, बहुत अपडेटेड हो आप। चलिए, इन्फ्लेशन जो है हमारी एडवांस इकोनॉमीज में, ठीक है, वो तकरीबन तकरीबन 8% या उससे बिलो चल रही है। कुछ कुछ कंट्रीज में आपका देखो यूके वगैरह में इससे भी हायर चल रही है। बट इंडिया जैसी कंट्री में अभी क्या है, इन्फ्लेशन चल रही है 7% तक टच कर पा रही है, उससे अब थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रही है। ठीक, और वहीं अगर हम बात करें ब्राजील वगैरह, वो थोड़ा सा 10% 12% के रेट से भी इन्फ्लेशन बड़ा है वहां पे। चलिए, अब बात कर लेते हैं कि स्टेट ऑफ इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का जो अभी का करंट सिनेरियो है वो कैसा है। सो अभी जो है हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, मतलब करंट प्राइजेस पे 3rd लार्जेस्ट है परचेजिंग पावर पैरिटी में। ठीक है, ये कब से ही बनी हुई है, 5th लार्जेस्ट नॉमिनल जीडीपी और 3rd लार्जेस्ट, ठीक है, पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी में, आफ्टर यूएसए, चाइना और फिर इंडिया। चलिए, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑन पर कैपिटा इनकम बेसिस, पर कैपिटा इनकम बेसिस पे अभी भी रैंक्ड, ये 2000 आपका लास्ट ईयर का है। ठीक है, 142 ही है। और जीडीपी जो नॉमिनल है हमारी 125th नंबर पे। जो रैंकिंग की अगर बात करें, रैंक 142nd आया पर कैपिटा कंजप्शन बाय जीडीपी। ठीक है, एंड 125th रैंक बाय जीडीपी पीपीपी, अगर हम जीडीपी को पर कैपिटा, ठीक है, मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी में मेजर करें। ठीक, मतलब स्पेशली पर कैपिटा इनकम पे भी हम लोग अभी बहुत पीछे चल रहे हैं, चाहे नॉमिनल हो चाहे वो परचेजिंग पावर पैरिटी में हो। चलिए, नेक्स्ट है सिंस स्टार्ट ऑफ 21st सेंचुरी, जब से 21st सेंचुरी स्टार्ट हुआ है 2000 के बाद, सन 2000 के बाद हमारी जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है 6 से 7% तक की कर रही है। अब 6 से 7% तक जो कर रही है अभी भी वही स्लो है। ठीक है, मतलब अभी भी 7% तक ही आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। 2013 से लेकर 2018 तक हमारी इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग थी। और हाँ, अभी भी जो इस साल का प्रोडिक्शन दिया है ना, वो फास्टेस्ट ग्रोइंग का ही दिया है। ठीक, तो चाइना को कॉम्पीट करेगी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। नियरली 70% ऑफ इंडिया जीडीपी ड्राइवन बाय डोमेस्टिक प्राइवेट कंजप्शन। तो जो अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड यूज करें तो 70% हमारी जो प्राइवेट कंजप्शन है वो उसमें चला जाता है। ठीक है, जो हम एक्सपेंडिचर मेथड से करें, ग्रॉस प्राइवेट कंजप्शन या फिर प्राइवेट फाइनल कंजप्शन अगर हम करें, उसका प्रोपोर्शन ज्यादा है। एंड द कंट्री रिमेन्स वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट, अभी भी कंज्यूमर मार्केट कौन सा है हमारा, 6th लार्जेस्ट। ठीक, तो यार 20 तक अगर हम बात करें, पेंडेमिक के बाद जो इंडिया थोड़ा सा रिवाइव किया था, वर्ल्ड 14th लार्जेस्ट इंपोर्टर है और 21st लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। मतलब एक्सपोर्टर में थोड़ा सा हम लोग पीछे आ रहे हैं और इंपोर्टर में थोड़ा सा आगे आ रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है 63rd रैंक, और ये यूजीसी नेट में पूछ सकता है, चांसेस हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन पब्लिश करता है, कौन पब्लिश करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, और 68th है आपका वर्ल्ड, दैट इज ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट। एक बात ध्यान से सुनना, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इन रिपोर्ट अलग है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इन रिपोर्ट अलग है। ठीक है, तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है, सबको पता है, बहुत बढ़िया बात है। और ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म ये पब्लिश करता है, और अभी 68th रैंक है। ठीक है, एक और दूसरा अभी है, दैट इज वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट या वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट, तो उसमें जो है 37th रैंक है, और उसको दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो, ठीक है, उसकी रैंकिंग करता है।
चलिए नेक्स्ट है इंडिया वर्ल्ड सिक्स्थ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर। इंडिया जो है हमारा सिक्स्थ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, ठीक, रिप्रेजेंटिंग 2.6% ऑफ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। और ग्लोबल आउटपुट का कितना परसेंट मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक, सो 2.6%, ठीक है, ये थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट रखिएगा। एंड इट हैज वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जो हमारे पास रिजर्व है ना अभी 588 बिलियन का, तो इसमें भी क्या है, हमारी इकोनॉमी फोर्थ लार्जेस्ट रिजर्वर के रूप में काम आ रही है, मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज है उसके मामले में। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें पब्लिक डेप्ट, जीडीपी टू डेप्ट रेशियो, अगर हमारा 86% जो पब्लिक डेप्ट हो गया ना, पूरा गवर्नमेंट में पूरा जो डेप्ट हो गया है वो अब 86% हो गया है जीडीपी का। मतलब हमारा जो जीडीपी का साइज कितना है, हमारे जीडीपी का साइज है 197 लाख करोड़, ठीक है। अगर हम नॉमिनल के बेसिस पे देखें 197 लाख करोड़ नॉमिनल के, हालांकि ये नेक्स्ट ईयर में इससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, 2.37 लाख करोड़ हो जाएगा, 237 लाख करोड़। लेकिन अभी 197 लाख करोड़ है, उसका भी जीडीपी का 86% ये कह रहा है कि पब्लिक डेप्ट है इंडिया के ऊपर, ठीक, पब्लिक डेप्ट ज्यादा है तो मतलब हमारा खर्चा ज्यादा हो रहा है, खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, खर्चा ज्यादा हो रहा है तो फिजिकल डेफिसिट भी 6.7 चला गया है एक साल में, ठीक है, पर ईयर 6.7 ईयर 6.7%। तो अभी अगर हम बात करें 86 इसका निकालें, 200 का भी 86 करें तो कंप्लीटली, ठीक है, ये कितना हो जाता है 174 करोड़, तो 173 या 174 करोड़ या 172 करोड़ अप्रोक्सीमेटली देखो, ठीक है। तो हमारा चला जा रहा है कहाँ पे, टोटल डेप्ट में। टोटल डेप्ट जो अभी, डेप्ट कहने का मतलब ये है कि पूरा डेप्ट जो अभी तक है इंडिया में, ठीक है, वो मान के चलो 170 लाख करोड़ रुपीस का, ठीक है। फिर भी अगर इसके अकॉर्डिंग चले पब्लिक डेप्ट जो है 86% ऑफ जीडीपी। चलिए सो इंडिया ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग रेट 31.38 चल रहा है, और कई पहले ये 33 था, अब 31.38 हो गया है। और जितना आपका सेविंग रेट चलेगा इन्वेस्टमेंट रेट भी लगभग लगभग उतना ही चलेगा, क्योंकि इकोनॉमी में एस इक्वल टू आई की जंक्शन आज भी फॉलो होती है। चलिए नेक्स्ट है इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री। यहां से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अभी क्या है, एस्टिमेटेड 100 बिलियन यूएस डॉलर कमा के दे रही है, कंट्रीब्यूट 13% ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट, 13% जो है इंडस्ट्रियल आउटपुट का दे रही है, एंड 2.3% ऑफ इंडिया जीडीपी। अब जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है कि कितना करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, 2017-18 में, तब 3.5 मिलियन कुछ था, ठीक है, लेकिन अभी 4.5 करोड़ हो गया है, मतलब 45 मिलियन, पहले 35 मिलियन था, मतलब 3.5 करोड़। तो अब पॉपुलेशन प्रोवाइड कर रहा है 45 मिलियन, मतलब 4.5 करोड़ पीपल को। चलिए उसके बाद इंडिया हैज वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है, ठीक है, बहुत सारे हमारे पास अभी जो आयरन ओर हैं वो भरे पड़े हैं। हम लोग जापान से, हमने जापान से टाई अप किया हुआ है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े जो एनएमडीसी है वो है, कोल माइंस है वो है हमारे पास, ठीक, और भी टिन का हमने रिजर्व रखा हुआ है, तो फोर्थ लार्जेस्ट है नेचुरल रिसोर्सेज में। तो विद माइनिंग, हाँ एक बात और, जो हमारे पास जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, पहले 1956 तक एक ही ऑयल रिफाइनरी हुआ करती थी, ठीक है, दिग्बोई में, असम में। लेकिन अभी क्या है, हर जगह, चाहे वो असम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, केरला साइड या तमिलनाडु, इवन इन राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इन सब में रिफाइनरीज हैं आज। आज हमारे पास कितनी रिफाइनरीज होगी, 56 रिफाइनरीज हो गई हैं, ठीक है, और रिफाइनरीज टोटल। सो टोटल अभी जो रिफाइनरीज हैं उसमें से 23, अगर हम माने 23 बिल्कुल रजिस्टर्ड जो अच्छे से काम कर रही है, तो उसमें से भी 28 में 18 जो है आपके गवर्नमेंट के हैं, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, ठीक है। तो अभी हमारे पास नेचुरल जो अगर ऑयल है वो भी काफ़ी है, अगर हम बात करें। चलिए सो माइनिंग सेक्टर कंट्रीब्यूट्स कर रहा है 11% ऑफ द कंट्रीज इंडस्ट्रियल जीडीपी, 2.5% ऑफ टोटल जीडीपी। चलिए उसके बाद अगर लेबर फोर्स की बात करें 2021 तक, तो 42 पॉइंट समथिंग, मतलब 43 ही लगाओ एग्रीकल्चर, 52.12 इंडस्ट्री में, और 32% हमारा एम्प्लॉयमेंट हमें दे रहा है सर्विस सेक्टर, ठीक है, तो ये भी याद रखने वाला पॉइंट है। नेक्स्ट रिटेल इन्फ्लेशन कितना है। रिटेल इन्फ्लेशन अब देखो यहाँ पे 7.4 चला गया है सितंबर 2022, मतलब कौन सा सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कितना बेस है कंप्यूटर प्राइस, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर कौन सा है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना, करेक्ट, कितना, 2012। चलिए सो
एन इंक्रीज इन द ट्रेड डेफिसिट अभी क्या हो गया, थोड़ा इंक्रीज हो गया, 1.2% हो गया जीडीपी, ठीक है 2021-22, ये इंपॉर्टेंट है। सीएडी कितना हो गया, और सीएडी प्लस फिजिकल डेफिसिट, कौन सा इसको डेफिसिट बोलते हैं, करेंट अकाउंट डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट, कौन सा डेफिसिट, करंट अकाउंट और फिजिकल डेफिसिट क्या बोलते हैं, ट्विन डेफिसिट, क्या यही है या फिर अलग है, थोड़ा कमेंट करिएगा। चलिए, इन ऑर्डर टू एलिविएट द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट हैज हाई कस्टम ड्यूटीज, अब क्या करना था, बीओपी डेफिसिट को कम करना था, करंट अकाउंट डेफिसिट को सुधारना था, तो इम्पैक्ट जो आपका वो होगा ना, ये गवर्नमेंट का कस्टम ड्यूटीज उसको हाइक कर दिया, ड्यूटीज हाई होंगी, प्राइजेस बढ़ेंगे तो लोग कम इंपोर्ट करेंगे, अपने आप ही बीओपी कंट्रोल में आ जाएगा। तो 10.75 से बढ़ा के 15% कर दिया, किसको, कस्टम्स को। यहाँ क्वेश्चन बनता है आपका। चलिए नेक्स्ट, इंडेक्स नंबर ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स, अब क्वेश्चन ये आएगा कि होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर कितना है बाबू भैया, तो कितना बेस ईयर है आपको पता है ना ऑलरेडी, करेक्ट, कितना, 2011-12, और जीडीपी का भी यही है, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आपको आता है, ठीक है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स कभी नहीं पूछा कि कितना इन्फ्लेशन गया, लेकिन फिर भी आप याद रखना 12.41, ठीक है, लेकिन कभी पूछा नहीं गया है, तो दिमाग में फालतू बर्डन देने की जरूरत नहीं है, बेस ईयर याद रख लेना। ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है 8.7% है, हालांकि ग्लोबल इन्फ्लेशन भी नहीं पूछा, हालांकि फालतू फालतू चीजें ना ध्यान रखने की आपको जरूरत है ही नहीं। चलिए उसके बाद एफडीआई, ये इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। टोटल जो इन्फ्लो हुआ है 2021-22 में 84.8 बिलियन डॉलर का हुआ है, ठीक। उसके बाद जो अंकडेट की रिपोर्ट है वो कहता है, और इसकी ना वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आती है एक, ग्लोबल या फिर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ठीक है, अंकडेट की, तो उसके अकॉर्डिंग अभी क्या है, 7th रैंक आ गया है हमारा टॉप 20 इकोनॉमीज, ठीक, एफडीआई के टर्म्स में, ये रैंकिंग याद रखिएगा। जो चीज पॉजिटिव होती है उसको गवर्नमेंट फटक से ऐड कर देती है यूजीसी नेट में, जो चीज नेगेटिव होती है कि इतनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, कभी नहीं पूछेगा, डैम श्योर यूजीसी कभी नहीं पूछेगा कि कोविड-19 के दौरान कितना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, ठीक है, बल्कि ये पूछेगा कि कितना मनरेगा के अंदर एम्प्लॉयमेंट लिया, क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट कोई नहीं दिखाना चाहेगा, क्योंकि यूजीसी क्या है, सेंट्रल बॉडी, सेंट्रल के अंदर काम कर रही है, ठीक है। तो जितने वहां पे एग्जामिनर हैं एग्जाम्स, तो उनके पास पहले ही प्रेशर है कि भाई पेपर ऐसा बनाना है जो बिल्कुल ठीक हो, नहीं तो न्यूज में आ जाएगा। चलिए, सो हाईएस्ट एफडीआई कंट्रीब्यूटर जो है अभी, ये इंपॉर्टेंट, हाईएस्ट एफडीआई परसेंटेज याद करने की कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ सीक्वेंस याद कर लो, ठीक है। तो टॉप कंट्री सिंगापुर है, सिंगापुर अभी भी टॉप है, 2017 से टॉप चल रही है, ठीक है, मॉरिशियस को छोड़ के। फिर यूएसए 17 मतलब 18%, फिर मॉरिशियस 15 मतलब 16%, फिर नीदरलैंड, और अभी जो है ना नीदरलैंड आगे आ सकता है, ठीक है, एक प्रिडिक्शन है नीदरलैंड आगे आ सकता है इन टर्म्स ऑफ एफडीआई। चलिए कब आएगा ये नहीं पता, लेकिन आएगा श्योर, क्योंकि जो यूट्यूब की रेवेन्यू है ना, पहले सिंगापुर से हुआ करती थी, अभी वो फोल्ड होके कहा चले गई है, नीदरलैंड कंट्री में कुछ डिस्प्यूट्स थे, अब जो एफडीआई वगैरह इंडिया में हो रहा है, खैर ये तो दूसरी बात है यूट्यूब अर्निंग की, तो नीदरलैंड अभी इमर्जिंग बन सकता है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके पास आना शुरू करेगा, पहले थर्ड नंबर पे फिर सेकंड, बन सकता है 4 साल बाद या 5 साल बाद नीदरलैंड नंबर 1। नेक्स्ट स्विट्जरलैंड 7.31, ठीक है, तो सीक्वेंस याद रखिएगा 5 कंट्रीज का। सो यही आपका सीक्वेंस है, ठीक है, इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है। परसेंटेज भाड़ में गया, कोई नहीं पूछता परसेंटेज, ठीक है, कहीं नहीं पूछेगा कि कितना परसेंटेज रहा। सो सिर्फ अभी तक जो पूछा है, अगर अभी तक का हम ट्रेंड माने, अभी तक की ट्रेंड में सीक्वेंस पूछा है कि कौन सी कंट्री लार्जेस्ट, ठीक है, तो तब भी अगर याद करना है तो सिर्फ 2 का शेयर याद कर लीजिए, सिंगापुर का और यूएसए का, ठीक, तो यहीं से कर लीजिए बेशक, 27%, 18%। चलिए आगे चलते हैं, टॉप 5 स्टेट रिसीविंग हाईएस्ट एफडीआई, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि किस स्टेट में हाईएस्ट एफडीआई है। कर्नाटका मैक्सिमम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कह लो या फिर इलेक्ट्रिक, जो इलेक्ट्रॉनिक हब है, ठीक है, बेंगलुरु, उसकी वजह से 37.55, तो टेलीकॉम सेक्टर में भी गजब का एफडीआई है, आगे वही करेंगे हम। कर्नाटका नंबर 1, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हब, ठीक, तो सिलिकॉन सिटी। महाराष्ट्र 26.26, दिल्ली 13.93, तमिलनाडु, ठीक है, फिर हरियाणा, हरियाणा भी जो एरिया है ना उस साइड के, जो दिल्ली से कनेक्टेड है, ठीक है, फरीदाबाद वगैरह, वो मैन्युफैक्चरिंग हब है वहां, तभी इसीलिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। चलिए अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जैसे भी याद होता है वैसे याद करिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, क्या है इंपॉर्टेंट। तो पहला क्या है हमारा, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर नंबर 1 पे है,
दूसरे पे ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज, तीसरे पे है सर्विस सेक्टर। अब ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, सर्विस सेक्टर पहले या फिर कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पहले। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर पहले, फिर ऑटोमोबाइल, फिर सर्विस, फिर ट्रेडिंग, फिर टेलीकम्युनिकेशन। सिर्फ 5 करिए, बाकी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सीक्वेंस ही पूछा है अभी तक, किस सेक्टर में कितना आया है ये नहीं पूछा। और ये क्वेश्चन जो है ना इकोनॉमिक सर्वे का है, तो इकोनॉमिक सर्वे को तो मेन हाईलाइटेड जैसे मर्जी है ना, वो 10 पॉइंट जो बताए थे अच्छे से करिए। कहाँ से पूछेगा, यहीं से पूछेगा, और कहाँ से पूछेगा। चलिए, सो फॉरेक्स रिजर्व जो है हमारे पास अभी थोड़ा डिक्रीज हो गए हैं, 537 बिलियन हो चुके हैं। हाँ, पहले तो ये 630 640 तक चला गया था, तो अभी थोड़ा सा डिक्रीज हुए हैं क्योंकि जो रुपीज की वैल्यू है ना वो लगातार कम हो रही थी। तो आरबीआई ने क्या किया, बहुत सारा डॉलर का विड्रॉ कर दिया ओपन मार्केट में, ताकि डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी, डॉलर की वैल्यू कम और रुपीज की वैल्यू या तो कांस्टेंट रहेगी या फिर बढ़ेगी। तो शक्तिकांत दास जो अभी हमारे गवर्नर है आरबीआई के, सो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हम बोला है कि हमारे पास सफिशिएंट है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 10 महीने तक का हम लोग क्या कर सकते हैं, एंटिसिपेटेड इंपोर्ट, मतलब जानबूझ के जहां इंपोर्ट करना है वहां से इंपोर्ट कर सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास सफिशिएंट फंड है। द इंडियन रुपीज हैज लॉस्ट 7%, रुपीज 7% जो वैल्यू है वो कम हो गई है। ठीक है, 2022 में इन टर्म्स ऑफ डॉलर। सो अभी द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैज डिक्रीजेस बाय 70 बिलियन सिंस सितंबर 2020। तो 70 बिलियन का ये कमी भी आई है, ठीक है, पिछले साल से। हालांकि कुछ तो आरबीआई ने जानबूझ के विड्रॉ किया है ताकि डॉलर की सप्लाई बढ़े। चलिए, उसके बाद अब ये इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। हालांकि जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, अब उसको पता है जो एग्जामिनर है, एग्जामिनर पेपर या तो 1 महीना पहले बना रहा है या फिर 1.5 महीने पहले बना रहा है। ठीक है, एग्जाम तुरंत पेपर तो नहीं बना रहा। तो ये बात छोड़ दीजिए कि ये वाली पॉलिसी पूछेगा, तो इसीलिए वो क्या करते हैं ना, एज पर मेंशन करते हैं वहां पर, एज पर अप्रैल 2022, मई 2022। ठीक है, मेंशन करते हैं वहां पे कि इन रेट्स को सीक्वेंस में लगाओ। तो अभी भी एक्चुअल रेट नहीं पूछा कि किस रेट क्या कितना है, लेकिन हाँ सीक्वेंस जो है वो तो वही रहेगा। सो आरबीआई ने क्या किया, अभी अभी की सिचुएशन ये बनती है कि 0.5%, ठीक है, मतलब 50 बेसिक पॉइंट फिर से बढ़ा दिया। सो 5.9 चला गया अभी रेपो रेट, और रेपो रेट बढ़ाएगा तो रेपो रेट क्या है, एक बेंचमार्क रेट है। अब उसके साथ साथ और भी चीजें हैं ना, उसके साथ साथ और भी चीजें हैं जो घट बढ़ रही हैं। तो क्या बढ़ रही हैं, बैंक रेट है उसके साथ, एमएसएफ है उसके साथ, एसडीएफ है उसके साथ, रिवर्स रेपो रेट है उसके साथ। तो इतनी सारी चीजें साथ साथ और भी चलती हैं रेपो रेट के। तो सो 50 बेसिक पॉइंट जैसे ही चेंज किया आपका रेपो रेट, ठीक है, बढ़ाया, 5.9 हो गया रेपो रेट। अब उसके साथ साथ देखो और क्या हुआ। सो ये स्पेशली किया है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सके। तो मतलब इन्फ्लेशनरी कौन सा हम यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है, डियरर मॉनेटरी पॉलिसी है या फिर डियरर होती है एक, चीपर होती है, या फिर चीपर मॉनेटरी पॉलिसी है। कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी है, डियरर, महंगी मौद्रिक नीति है। सो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, अब ये टर्म्स ना नई आई है 2016-17 में, नई टर्म्स चिपकाई है आरबीआई ने। क्या, स्टैंडिंग डिपॉजिटरी फैसिलिटी, मतलब ऐसी फैसिलिटी जिससे बैंकों से, ठीक है, बैंकों से लोन ले सके कौन, आरबीआई, ताकि जो सरप्लस फंड है वो आरबीआई के पास जा सके। हालांकि आरबीआई इसके बदले में इसको सिक्योरिटी या फिर लीजिंग पे कुछ अमाउंट नहीं रखता। ठीक है, ये यूनिलेटरल ट्रांसफर है, बैंक आरबीआई को देगा और आरबीआई को उसके बदले में, ठीक है, कुछ प्रपोर्शन देगा, जो जैसे रिवर्स रेपो रेट में होता था। लेकिन बात यह है, रिवर्स रेपो रेट में उसको क्या, बैंक को, आरबीआई को भी कुछ लीज पे रखना पड़ता था। ठीक है, सो बैंकों के पास, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। चलिए, तो एमएसएफ और दैट इज एसडीएफ भी 50 बेसिक पॉइंट बढ़ गया है। चलिए, अब देखते हैं कि क्लियर कट कौन कौन से रेट्स कितने हो गए। रेपो रेट 5.9, बैंक रेट 6.15, ठीक है, प्रोपोर्शनेटली उतना ही बढ़ गया वो भी 6.15। रिवर्स रेपो रेट फिक्स है अभी 3.35। हालांकि जो आरबीआई है ना, बड़ा स्मार्ट है। ये क्या करता है, लोन जब ले रहा है, जब लोन दे रहा है, ठीक है, जब आरबीआई है, आरबीआई जब लोन दे रहा है तो 5.9% पे दे रहा है, मतलब कि आपको 5.9% पे करना पड़ेगा बैंकों को, ठीक, इंटरेस्ट। लेकिन जब बात आती है बैंक से लोन लेने की आरबीआई को, तो बैंक किस रेट पे दे रहा है, ठीक है, मतलब बैंक अगर लोन देंगे आरबीआई को, सरप्लस फंड आरबीआई के पास जाएगा, तो रिवर्स रेपो रेट कितना, सिर्फ 3.35%। तो सियाना है बहुत आरबीआई।
लोन ज़्यादा रेट पे दे रहा है, बल्कि ले रहा है बहुत कम रेट में। चलिए MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है, तो ये इमीडिएट ओवरनाइट विंडो ओपन करता है आरबीआई और वही रेट लगाता है जो बैंक रेट है, ठीक है, 6.15। CRR 4.50, SLR 18%, स्टैंडिंग डिपॉजिटरी फैसिलिटी कितना है 5.65, ठीक है, SDF। चलिए, तो ये पूरा सिनेरियो बनता है आज का, मतलब सितंबर 2022 तक का। चलिए, हाइलाइट्स कुछ और भी हैं इस MPC के। सो 7.2% कह रहा है कि हमारी इकोनॉमी 7% बढ़ेगी, ठीक है, पहले 7.2 का टारगेट था। तो GDP एक्सपेक्टेड टू ग्रो 6.3% इन सितंबर क्वार्टर। सितंबर क्वार्टर में 6.3% बढ़ सकता है, 4.6% बढ़ सकता है नवंबर, दैट इज दिसंबर क्वार्टर में। हालांकि कुछ याद प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता, ठीक। तो एक क्वेश्चन यहाँ आ सकता है कि टोटल रिजर्व कितना है, 537 अभी तक का जो टोटल रिजर्व है वो है। चलिए, और इन्फ्लेशन जो टारगेट है ये देख लीजिए, इन्फ्लेशन का टारगेट 6.7% का है, हालांकि जो बेंचमार्क है 4% का है, ±2 है, मतलब 6% तक मैक्सिमम लिमिट थी। अब आरबीआई कह रहा है इससे भी ज्यादा ऊपर हो सकती है नेक्स्ट ईयर की इन्फ्लेशन, ठीक है, तो महंगाई थोड़ा और बढ़ सकती है 6% से ज्यादा, ठीक। तो ये आपके टोटल रेट्स है, और ये स्पेशली ऑफिशियल डाटा से लिया हुआ है आरबीआई की वेबसाइट से। चलिए, अब बात करते हैं इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। वही डाटा है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है डाटा, बिल्कुल लेटेस्ट करोगे सितंबर महीने का कभी नहीं पूछेगा। डाटा हमेशा पूछता है एक, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का 1 ईयर और 1.5 ईयर्स, ठीक है, इतना ही पूछता है। 2020 21 21 22 अच्छे से कर लीजिए, 2022 का डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना हुआ उसको नहीं मतलब इससे, ठीक है। चलिए, सो यूनाइटेड स्टेट हमारा जो है यूएसए से अब मैक्सिमम ट्रेड हो रहा है, चाइना को सरपास कर गया है चाइना, एंड इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है यूएसए, ठीक, 2021-22 में ये पूछ सकता है। एंड रिफ्लेक्टिंग स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज बिटवीन टू कंट्रीज, अच्छा रिलेशन बन गया। सो एक्सपोर्ट्स जो है बढ़ गया है, और इंपोर्ट भी थोड़ा सा 51.62 बिलियन हो गया है, तो कुल मिला के जो ओवरऑल ट्रेड था वो नंबर 1 पे आ गया है यूएसए के साथ। हालांकि कितने का ट्रेड हुआ ये कभी नहीं पूछा है, तो जो क्वेश्चन पूछा ही नहीं है कभी, वो जाहिर सी बात है कि नेक्स्ट में भी नहीं पूछेगा। फोकट में इतना बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लाइट रहिए, जो इंपॉर्टेंट है उसको करिए। अब ये इंपॉर्टेंट है कि यूएई आ गया थर्ड नंबर पे, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे यूएसए, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे यूएई, ठीक है, और उसके बाद हो गया है हमारा, और कितना बिलियन का ये नहीं पूछता, सऊदी अरेबिया हो गया, सऊदी अरेबिया, ठीक है, फोर्थ नंबर, इराक फिफ्थ नंबर, सिंगापुर सिक्स नंबर, दैट्स ऑल, ठीक। तो ये वाला यहाँ पे जो अगर इकोनॉमिक सर्वे की बात करें, इकोनॉमिक सर्वे थोड़ा ऑफिशियल है, ठीक है, तो इसके हिसाब से चले, यूएसए टॉप 10 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, ठीक है, वो हमारा पार्टनर्स थे, ठीक है, ओवरऑल पार्टनर्स। अब है बात टॉप एक्सपोर्टिंग पार्टनर, एक बात इस बात को ध्यान में रखिएगा, टॉप एक्सपोर्टिंग पार्टनर, अब टॉप पार्टनर अभी यूएसए ही है, और टॉप एक्सपोर्टिंग पार्टनर भी यूएसए ही है, ठीक है। उसके बाद हो गया यूएई, यूएसए से अभी मैक्सिमम है 18.4%, फिर हो गया 6.6, बहुत, अगर हम देखें बहुत डिफरेंस है यूएई, फिर उसके बाद 5.9 चाइना, 3.5 बांग्लादेश, हांगकांग 2.8, सिर्फ 5 ही नेशन करिए, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, उनका भी परसेंटेज रहने दीजिए, मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ करिए सीक्वेंस, परसेंटेज भी एक या दो का कर लीजिए फर्स्ट का, नहीं पूछता परसेंटेज, ठीक है। और टैप टॉप इंपोर्टिंग पार्टनर, टॉप इंपोर्टिंग पार्टनर अगर हम बात करें तो वो बन जाता है फर्स्ट में चाइना, ठीक है, हालांकि इंपोर्ट है 15%, मैक्सिमम शेयर है, बहुत साल लग जाएंगे कि चाइना से इंपोर्ट हम कम कर पाए, क्योंकि चाइना अपनाता है डंपिंग की पॉलिसी। फिर यूएई 7.3, फिर यूएसए 7.2, सऊदी अरेबिया 5, 4.9 इराक, ठीक है, ये 5 कंट्रीज सफिशिएंट है। चलिए, उसके बाद है शेयर, डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स, ठीक है, ये इकोनॉमिक सर्वे है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे को आपने सर्वोपरि मानना है, इकोनॉमिक सर्वे आपका इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑथेंटिक है वो, और प्रीवियस ईयर के जितने भी देखोगे ऑथेंटिक सोर्स से ही उठाया है, चाहे गवर्नमेंट की पॉलिसीज। हालांकि एक वीडियो और कोशिश करेंगे, एक वीडियो और लाया जाए जिसमें गवर्नमेंट की स्कीम वो सिर्फ बताया जाए जो डिस्कस की हुई है इकोनॉमिक सर्वे में, ठीक है। चलिए, सो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है 18.8 इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, सर्विस सेक्टर 53, और अगर हम बात करें
इंडस्ट्री का सेक्टर है 28.2% कंट्रीब्यूशन। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन पीजीडी में पूछता है, लेकिन नेट का लेवल इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, तो कैसे पूछेगा, यहां से पूछेगा सीक्वेंस, व्हाट इज द सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्सपोर्टिंग कमोडिटीज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमारा इंपोर्टिंग में भी है और एक्सपोर्टिंग में भी है। ठीक है, हम लोग का क्या है, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट ना बहुत बेचने शुरू कर दिए हमने बाहर। सो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक। सो यहाँ पे सिर्फ सीक्वेंस करेंगे तो भी चल जाएगा, अगर आप लोग शेयर नहीं भी करो, सिर्फ सीक्वेंस करो तब भी चल जाएगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट फर्स्ट, पल्स, प्रीसियस, सेमी प्रीसियस स्टोन्स सेकंड, और आयरन एंड स्टील थर्ड। ठीक है, एक्सपोर्टिंग में। उसके बाद है ड्रग्स फॉर्मुलेशन, ठीक है, बायोलॉजिकल, फिर गोल्ड एंड अदर प्रीसियस मेटल ज्वेलरी। ये 5 कर लीजिए। ये 5 के बाहर से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, टॉप 5 के ही पूछे हैं। ठीक है, तो टॉप 5 कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी 10 तक नहीं पूछता कभी। लार्जेस्ट इंपोर्ट पार्टनर, लार्जेस्ट इंपोर्ट पार्टनर में ये दैट इज लार्जेस्ट इंपोर्ट कमोडिटीज में ये 5 कमोडिटीज देखिएगा। पेट्रोलियम क्रूड, ठीक है, अभी क्रूड हम लोग क्या करते हैं, क्रूड ऑयल मंगाते हैं यहाँ से, उसको उसको क्या करते हैं, फाइनलाइज या फिर उस प्रोडक्ट पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट बना के बाहर बेच देते हैं। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग, और क्रूड पेट्रोलियम ये है सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टिंग। ठीक, क्रूड मंगाते हैं वहां से, और यहाँ से फिर उसको रिफाइंड करके या फिर उसमें से जो वेस्ट निकलता है उसको, ठीक है, बेच देते हैं। चलिए, तो पेट्रोलियम क्रूड नंबर 1, गोल्ड नंबर 2, पेट्रोलियम प्रोडक्ट 3, पर्ल्स प्रीसियस सेमी, ये वहां भी था यहाँ भी है, और कोल कोक एंड लिक्विड्स एटसेट्रा ये हो गया 5th। तो यही 5 सीक्वेंस याद रखिएगा। पेट्रोलियम का सबसे हाईएस्ट है, पहले ये कंट्रीब्यूशन था 36%, अब कम होते होते आ गया है 19%। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बाकी ये करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्या देखते हैं, जो अगेन इंपॉर्टेंट है, टॉप की आपकी लिस्ट में रखना इनको, सुपर श्योर वाली कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी, सुपर श्योर, मतलब कि जो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिजिकल डेफिसिट इंडिकेटर्स, ठीक है, इनमें से कुछ ना कुछ तो पूछेगा। प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, इन दोनों के चांसेस ज्यादा होते हैं, प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट। फिर ज्यादा चांसेस होते हैं कि सीक्वेंस पूछे। ये मैं वैसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये 5-6 साल से जो पेपर आए हैं ना, ये उनके बेसिस पे बोल रहा हूँ। चलिए, तो डेफिसिट अगर बात करें, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, ये 2 टारगेट रखिएगा। यहां नहीं करते हम, इसको करते हैं नेक्स्ट वाले में। चलिए यहां करते हैं। तो एक तो रिवाइज्ड पूछेगा 2021-22 का, या फिर 2022-23 का वो पूछेगा कि एस्टिमेटेड कितना है। तो मोस्ट ऑफ द चांसेस जो प्रबल एक बिल्कुल लग रहा है कि पूछेगा ही पूछेगा, वो क्या है, आपका रिवाइज्ड। रिवाइज्ड पूछ सकता है कि रिवाइज्ड क्या है। ठीक है, और अगर वो पूछेगा कि बजट एस्टिमेटेड क्या है इस साल का, ठीक है, तो वही पूछ सकता है, लेकिन दोनों को याद रखना है आपने। फिस्कल डेफिसिट रिवाइज्ड कितना हुआ, 6.9। नेक्स्ट रिवेन्यू डेफिसिट 4.7, ठीक है, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट 3.7, प्राइमरी डेफिसिट 3.3। अब यहां तक तो ट्रेडिशनल मेथड चलता आ रहा था, जो 2012-13 से चलता आ रहा था ना, यही पैटर्न, फिस्कल डेफिसिट इज मोर देन रिवेन्यू डेफिसिट, इज मोर देन इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट, इज मोर देन प्राइमरी डेफिसिट। अब का जो सीक्वेंस है थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब देखो, जो बजट एस्टिमेटेड है 6.4% फिजिकल डेफिसिट जाएगा। हमेशा क्या है, थोड़ा टारगेट कम रखा जाता है, लेकिन हाँ वो चलता चलता ना ऊपर ही चला जाता है। नेक्स्ट 3.8% क्या है, रिवेन्यू डेफिसिट। नेक्स्ट 2.6 इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट, बट प्राइमरी डेफिसिट अभी चला गया है 2.8, विच इज मोर देन इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट। तो यहाँ सीक्वेंस गड़बड़ा गया है, इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट मोर देन रिवेन्यू डेफिसिट, revenue deficit is more than primary deficit, and primary deficit is more than that is effective revenue deficit। ठीक है, तो primary deficit is more than effective revenue deficit in terms of budget estimation। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए टैक्स रिवेन्यू, अब 2 चीजों में कंफ्यूज मत होना। एक तो टैक्स का शेयर, जब हम बोलते हैं ना कि टैक्स का शेयर रुपीज कम्स रुपीज आउट, उसमें अलग होगा। और क्योंकि रुपीज कम्स और रुपीज आउट में क्या है, टोटल रिवेन्यू है वो, टैक्स रिवेन्यू भी नॉन टैक्स रिवेन्यू भी। लेकिन अगर टैक्स रिवेन्यू कर रहे हो तो इसमें सिर्फ वो है जो टैक्स से आया हुआ है। ठीक है, तो ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू हमारा क्या हुआ है, ग्रो बाय 0.7%, सिर्फ नॉमिनल 0.7% का ग्रो है। हालांकि उसमें जो कोविड का इम्पैक्ट था ना, उससे भी बिल्कुल हो सकता है। चलिए, तो कंपोजिशन अगर हम बात करें,
तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो पोर्शन है टैक्स रिवेन्यू का कहाँ से आ रहा है, जीएसटी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद जो टैक्स आ रहा है हमारा टैक्स कलेक्शन वो हो रहा है इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स, ठीक है। आप उसमें देखते हो ना रुपीज कम्स में 15%, 15% और 16% कहाँ से आता है, जीएसटी से, लेकिन यहाँ पे भी 25, 25। फिर आता है हमारा, ठीक, यूनियन एक्साइज ड्यूटी 15, फिर आता है कस्टम्स कितना, 6%। तो इसको जो सीक्वेंस है सिर्फ वो याद रखिएगा, रुपीज कम्स, रुपीज गुड्स, इसमें ऐड नहीं है लेकिन आप बहुत बार कर चुके हैं उसको, आप बहुत स्मार्ट हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। अब इसमें से क्या पूछता है ना, एमएसएमई से कभी नहीं पूछता कि क्या है, क्या कारण है, क्या रीजन है, क्या है, और इसमें कमिटीज कौन सी है, ऐसे से नहीं पूछता है। लेकिन इसमें ये पूछ लेता है कि इनका इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या है। अभी ये बिल्कुल रिवाइज्ड आया है, तो इन्वेस्टमेंट लिमिट आया है जिसमें के की वैल्यू कितनी रखी है, 5। मतलब के का वैल्यू क्या होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट में कितना मल्टीपल इनकम दे सकता है। तो इन्वेस्टमेंट जितने मर्जी का हो, टर्नओवर 5 मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। जैसे इन्वेस्टमेंट माइक्रो इंडस्ट्रीज 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लिमिट है, और अब इसमें दोनों एक ही में हो गया, मतलब पहले प्लांट में अलग था, मशीनरी में अलग था, और सर्विस में अलग था, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस अलग अलग था। लेकिन अब इन्होंने कर दिया कि अलग अलग, बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ने में, तो क्या कर देते हैं उसको एक ही कर देते हैं। तो हमारे लिए बेनिफिट हो गया ना ये। अब गवर्नमेंट ने तो वैसे क्या ही सोचा, लेकिन हमारा फायदा हो गया, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ा, एक ही में हो जाएगा, ठीक है। मशीनरी और इक्विपमेंट एक ही। 1 करोड़ का आपका टर्न दैट इज इन्वेस्टमेंट लिमिट, 5 करोड़ का एनुअल टर्नओवर। स्मॉल इंडस्ट्रीज, स्मॉल एंटरप्राइज, 10 करोड़ का आपका इन्वेस्टमेंट लिमिट, 10 × 5, 50 करोड़ का टर्नओवर। मीडियम एंटरप्राइज वो हैं जो 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ का टर्नओवर, ठीक है। बस ये 3 चीजें ध्यान रखनी है, बाकी कुछ यहां से याद नहीं रखना। अब जो नेक्स्ट चीज है ना वो है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्टिंग बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ किसकी याद रखना है, एक एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, कहाँ है हेडक्वार्टर, ये पूछ लेता है। पीजीटी में तो पूछा गया है, लेकिन अब यूजीसी में शायद ही पूछे, हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला, ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक फिजिकल ईयर 2023 का जो टारगेट रखा है वो रखा है 7.2। फिक्की का मुझे तो लगता है मत ही करो तो ठीक है, ये वैसे बस क्राइजिल का, जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, फर्स्ट रेटिंग एजेंसी है, 19 कब सेटअप हुई थी, 1987 में, तो इसका पूछ लो कई बार, ये पूछ लेता है 7.3। नेक्स्ट है ओईसीडी, ओईसीडी ने 6.9% का रखा है 2023 के लिए। वर्ल्ड बैंक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक 7.5% फोरकास्टिंग दी है। चलिए आईएमएफ की फोरकास्टिंग थोड़ा सा पूछ लेता है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ठीक है। ये फोरकास्टिंग थोड़ा सा इसको अच्छे से किया करो, इसको हम लोग लाइटली नहीं ले सकते। अभी 7.4% हो गया है, पहले 8.2% की ग्रोथ का फोरकास्टिंग था। ग्लोबल अगर हम बात करें कंपैरिजन, चाइना ग्रोथ जो है 3.3 है, 4.4 से इसको कम कर दिया है, तो हमारी एक इमर्जिंग इकोनॉमी बन गई, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ 7.4%। चलिए ग्लोबल इकोनॉमिक जो कंपैशन हो रहा है या फिर बढ़ रही है वो हो रहा है 3 पॉइंट, स्लो डाउन चल रहा है 3.2% से, ठीक है, 3.6 फोरकास्ट था। चलिए नेक्स्ट आपका ईपीएफ। हालांकि मैंने बोला ना आपको, अगर तारीफ हो गवर्नमेंट की तो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अगर थोड़ा सा कहीं पब्लिक वो हित में नहीं है तो वो क्वेश्चन नहीं डालता, यूजीसी उसको नहीं डालता जो हित में नहीं है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी नहीं डालेगा, पूरे पूरे चांसेस हैं। ईपीएफ में ना अभी सबसे लोएस्ट चला गया है, ईपीएफ लोएस्ट लेवल का चला गया है इंटरेस्ट रेट 8.1। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, फिर भी अब याद रखिएगा 8.1% हो गया, पहले 8.5% था ईपीएफ में जो इंटरेस्ट रेट हमें मिलता है। चलिए तो सेशन हमारा ऑन टाइम खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी हम लोग इतना ही आप याद करिएगा जो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें भी अगर और चीजें देखनी हो आपको, देखिए स्टेट ऑफ इकोनॉमी हो गया हमारा, फिजिकल डेवलपमेंट जो फिजिकल इंडिकेटर थे वो हो गया, एक्सटर्नल सेक्टर हो गया, मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल जो आरबीआई का है ये हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एसडीजी स्पेशल डेवलपमेंट गोल्स कर लीजिए भाई, ठीक है। गोल्स कब आए थे, कब सेटअप हुए थे, क्या क्या गोल्स हैं, 17, ये कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर भी थोड़ा सा पूछेगा कि ये लास्ट टाइम पूछा था जो अशोक डालवाई की कमेटी है, डबल इनकम डबल टैक्स डबल इनकम फार्मर्स की, वो किसकी कमेटी, ये पूछ लिया था एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर सेंसस पूछ लेता है, 2-3 बार पूछा गया है, कितने साल बाद होता है, आता है आपको, अगर रेगुलर हो तो आता ही है 5 साल बाद।
इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में एमएसएमई वगैरह हो गए। सर्विस सेक्टर में भी ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनता यहाँ से भी, ठीक है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में मनरेगा कर लेना, एम जी नरेगा, ठीक है, ये कर लेना। कब सेटअप हुआ था? कब सेटअप हुआ था? अभी कौन सी स्टेट हाईएस्ट लीडिंग में है, कौन सी इसमें सबसे ज्यादा सैलरी दे रही है, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बेसिकली आते हैं। तो भैया ये आपका जो ये आज का टॉपिक था, बहुत डिमांड रहती है इसकी, इस टॉपिक में ना एज कम्पेयर टू अदर वीडियोस व्यूज इसमें थोड़ा सा ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी के, इंडियन इकोनॉमिक्स नहीं होगा, इंडियन इकोनॉमी होगा, ठीक है, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी के पूछे जाते हैं। चलिए, तो आज का ये सेशन हालांकि छोटा सेशन था, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपने सीखा होगा। आप भी जो फेस्टिवल्स हैं उनको एंजॉय करिए अपने फैमिली के साथ, ठीक है। मम्मी पापा को खुश रखिए। अगर मम्मी पापा को कॉल आता है ना आपके पास, तो आप सबसे लकीएस्ट इंसान है आज, आज के, ठीक है। दुनिया में सबसे लकी इंसान वो है जिनके पास माता पिता हैं और आपके माता पिता आपके एक्टिविटीज से खुश है। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।